नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये है इसरो 2008 का मैं पहला पीडीएफ करा रही हूँ, तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये 2008 का क्वेश्चन है और आपको ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट शोन इन द फिगर इज। देखिए, ये एक ओपैम है, ये नेगेटिव इनपुट टर्मिनल है, ये पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पे आपको पता ही है कि प्लस VCC और यहाँ माइनस VEE सप्लाई वोल्टेजेस होते हैं। यहाँ पे एक ऐसा इनपुट को, नेगेटिव टर्मिनल इनपुट को आउटपुट से शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ ये एक्चुअली दिस इज इन ओपैम सेकेंड ऑर्डर। ये कौन सा ओपैम है? सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर ओपैम विद पॉजिटिव फीडबैक है, विद पॉजिटिव फीडबैक है। ओके, तो यहाँ पे 2 RC सेक्शंस हैं। देयर आर 2 RC सेक्शंस कनेक्टेड एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ओपैम। यहाँ इनपुट है, यहाँ पे 2 नोड्स बनी हुई हैं, इजंट इट। अब आप देखिए, ये कौन सा सर्किट है? दिस इज लो पास फिल्टर। आपने पढ़ा भी होगा कि ये जो सिंबल होता है, सिंपल RC सेक्शन, ये लो पास फिल्टर होता है, और ये जो CR होता है, ये हाई पास फिल्टर होता है। अभी इसका क्योंकि डेरिवेशन पूछा नहीं है, ट्रांसफर फंक्शन नहीं बताया है, तो ये आपका लो पास फिल्टर है, ठीक है। तो दिस इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दी ओपैम गिवन इन द फिगर द लोड करंट IL। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके उसमें भी आता है, UGC नेट में भी। देखिए, इस क्वेश्चन में ये दोनों जो है R1, ये R1 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। R1 R1 है, R2 R2 है, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है? करंट IL की वैल्यू पूछी है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक वोल्टेज मान लीजिए आप, V मान लीजिए। तो जब हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे पॉजिटिव पे, तो V/R2 प्लस V/RL प्लस यहाँ आप V आउटपुट ले लीजिए, प्लस V माइनस V आउटपुट अपॉन R2। यही होगा ना, दिस विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस V अपॉन R2 आएगा, ओके, एंड प्लस V अपॉन RL आएगा, इज इक्वल टू V0 अपॉन R2 आ जाएगा। विच इम्प्लाइज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू R2 ऑफ ट्वाइस ऑफ V/R2 प्लस V/RL। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप इसमें दूसरी नोडल एनालिसिस लगाएंगे यहाँ पे नेगेटिव इनपुट टर्मिनल पे। ये तो आपका था एट प्लस टर्मिनल, एट प्लस टर्मिनल। अब आप लगाएंगे एट नेगेटिव इनपुट टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, ये सोर्स वोल्टेज है, यहाँ पे तो कोई वोल्टेज नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इधर ये वैल्यू जो इधर होगी, ये वोल्टेज V तो इधर ही आ जाएगा वर्चुअल ग्राउंड में की मदद से। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिख सकते हैं V माइनस VS अपॉन R1 प्लस V माइनस V0 अपॉन R1 इक्वल टू 0। अगेन ट्वाइस V अपॉन R1, ओके, एंड इधर आपका हो जाएगा माइनस VS अपॉन R1 इज इक्वल टू V0 अपॉन R1, विच इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं कि ट्वाइस V माइनस VS इज इक्वल टू V0। यही हो जाएगा ना, R1 R1 कैंसिल हो गया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ V0 फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते, मैंने भी करी है, इसीलिए मैं आपको इसे डिटेल में बता रही हूँ। देखिए, ट्वाइस V माइनस VS इज इक्वल टू, इट विल बी ट्वाइस V एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, V/RL, ठीक है, इंटू R2। यही होगा ना, यही होगा। हमें क्या निकालना है? अब आप इसमें देखिए, ट्वाइस V ये अपोजिट साइड्स में प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो VS इज इक्वल टू माइनस R2/RL ऑफ V हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें करंट जो है IL की वैल्यू कितनी आएगी? ये IL की वैल्यू होगी V अपॉन RL। V अपॉन RL होगी ना, तो आप इसमें देखिए कि
ये V अपॉन आर एल है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ इस इक्वेशन को, तो ये वी एस अपॉन आर टू माइनस वी एस अपॉन आर टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर एल हो गया। माइनस वी एस अपॉन आर टू तो कहाँ है, इधर, इधर नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर आएगा v अपॉन आर एल तो है, लेकिन इस v अपॉन आर एल की वैल्यू कितनी है, ये माइनस वी एस अपॉन आर टू के इक्वल है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आंसर विल बी द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपेम हैज एन ऑफसेट वोल्टेज of 1 millivolt and is ideal in all other respects. If this op-amp is used in the circuit shown in figure, the output voltage will be, this is your offset voltage. What is this offset voltage? Offset voltage क्या होता है? The differential input voltage. Differential input voltage that must be fed to an op-amp, that must be applied or fed to an op-amp to return the zero frequency output to 0 volts, to make or to return the zero frequency output voltage to 0 volts. ठीक है, due to, why it is so, due to device mismatching at input stage. Do you understand that? ये क्या मीनिंग है इसकी, कि जो डिफरेंशियल मतलब होता है द स्मॉल चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, वेरी स्मॉल चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, due to the very small change in the input voltage that is being applied to the op-amp terminals in order to make the output voltage to 0 volts, so that which occurs due to the device mismatching. डिवाइस के मिसमैचिंग की वजह से जो इंटरनल सर्किटरी होती है उसकी वजह से कुछ डिफरेंशियल इनपुट्स फीड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ आउटपुट की वैल्यू आती है, तो उस आउटपुट को जीरो करने के लिए हमें डिफरेंशियल इनपुट लगाना पड़ता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू सर्टेन इम्बैलेंसेस इन द सर्किटरी आउटपुट की सर्टेन वैल्यू आती है, जबकि आपने कोई इनपुट नहीं लगाया, तो इसीलिए आपको कुछ डिफरेंशियल इनपुट लगाना पड़ता है टू मेक द आउटपुट जीरो। मैंने कोई लाइन गलत बोली थी शायद, कि डिफरेंशियल इनपुट लगाते हैं तब उसको बोलते हैं ऑफसेट, नहीं, डिफरेंशियल इनपुट लगा के आउटपुट को जीरो करना पड़ता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप इसमें देखिए हमने क्या बोल दिया कि लेट योर VIO इज द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है, that is the voltage fed between the two input terminals of an op-amp in order to make the zero output. आपको आउटपुट को जीरो करना है। अगर मैं इस वाले को R1 बोल दूं, जैसे मैंने एज इट इज लिखा ही है, तो ये कौन सा है आपका, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आउटपुट का क्या आंसर आएगा, V output is equal to, this is your feedback resistance, V output is equal to 1 plus RF upon R1 of V input। यही होगा, मैं इसको VIO बोल देती हूँ क्योंकि इसमें कोई इनपुट तो लगाया नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप वैल्यू डालिए, इसमें कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर 6, और R1 कितना है 1 इंटू 10 क्यूब, और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आपको वैल्यू कितनी दी है 1 मिलीवोल्ट। ये फॉर्मूला है, आप देख लीजिए, जो भी आपने एम्पलीफायर लगाया होगा इन्वर्टिंग और नॉन वर्टिंग, उसके रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो 1 मिलीवोल्ट है, दिस इज योर 1 मिलीवोल्ट, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 टू दी पावर -3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1000 इंटू 10 की पावर -3, दिस इज योर 1001, ओके, एंड दिस इज योर 10 टू दी पावर -3, तो ये 1.001, सो इट इज नियर अबाउट हाउ मच, इट इज नियर अबाउट 1 वोल्ट। तो आपका V आउटपुट जो होगा ये मेनली प्लस माइनस 1 वोल्ट हो गया, तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर द सर्किट शोन बिलो, देखिए ये आपको ट्रांसकंडक्टेंस दिया है, ये आपको सोर्स रेजिस्टेंस दिया है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपसे आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। देखिए अगर देखा जाए तो ये एक तरह से कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, इसका जो फॉर्मूला होता है स्मॉल ड्रेन रेजिस्टेंस का, दिस RD इज इक्वल टू 1 अपॉन GM, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर -3, दैट मीन्स ये 1000/3 हो जाएगी ओम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटपुट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे दैट विल बी योर स्मॉल RD पैरेलल टू हाउ मच, पैरेलल टू RS, यही होगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन GM, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, पैरेलल टू RS। RS कितना दिया है आपको, RS आपको देखिए ये आपको एक्चुअली दिया है 3000 ओम, तो मैं इसको 3 किलो ओम लिख सकती हूँ,
अब आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/gm डिवाइड बाय 3 into RS is 3 kilo ohm, that means it is 3000 डिवाइड बाय, ये वैल्यू हो गई तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁶ डिवाइड बाय 1000 प्लस 3 3 जा 9 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁶ हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ठीक है, तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये 300 आ गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी योर 300 ओम, क्योंकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आउटपुट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आर नॉट, तो ये इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल आर डी पैरेलल टू आर एस। ठीक है, ड्रेन रेजिस्टेंस जो है। नेक्स्ट है, वेयर डज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ए क्लास बी पावर एम्पलीफायर लाई। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट मींस क्या होता है, क्यू, एक आपका क्यू पॉइंट होता है ना, दैट इज नोन बाय आईसी एंड वीसीई, इसी को ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। जनरली एम्पलीफायर जो होता है एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है। ठीक है, क्लास बी में आपको पता है कि क्लास बी एम्पलीफायर, जैसे ये प्लस और नेगेटिव है, ये 0 पाई और 2 पाई है, इसका जो कंडक्शन साइकिल होता है वो 0 to पाई होता है। ठीक है, द आईसी करंट फ्लोज फॉर ओनली हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ द एसी इनपुट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसका राइट आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली एट कलेक्टर कट ऑफ ऑन बोथ डीसी एंड एसी लोड लाइंस। मिडल ऑफ एसी लोड लाइन नहीं करता, इनसाइड दी कलेक्टर कट ऑफ रीजन भी नहीं करता, मिडल पॉइंट ऑफ डीसी लोड लाइन भी नहीं कहता। वेयर नो सर्टेन सिग्नल, वेयर नो सिग्नल कंडीशंस एट द इनपुट इज अप्लाइड, वो क्यू पॉइंट होता है, क्यूसेंट पॉइंट। तो ये कलेक्टर कट ऑफ पे ऑपरेट करता है ऑन बोथ द डीसी एंड एसी लोड लाइंस। ओके, तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -2t। सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/s प्लस ए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आप 2 रखिए तो 1/s प्लस 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको दिया हुआ ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है अकॉर्डिंग टू राउथ हार्विट्ज एरे। मैंने आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल्स के मॉक टेस्ट पढ़ाए हैं, वो आप कर लीजिएगा। यू राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ एस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, s to the power 4, s cube, s square, s to the power 1, s to the power 0. s to the power 4 is how much, 1, then 6, then 12, क्यूब में 3, then 9। ठीक है, अब हमें इसको एस स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 माइनस 9/3, तो ये 6/3 होगा, सॉरी 9/3, तो 3 आ जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे हमें करना है, तो ये 3 इंटू 12 माइनस 0/3, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 3 और 12 हो गया और बाकी यहाँ पे 0 हो गया ये भी 0 हो गया। आप अगेन इसमें करिए 3 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 3, कितना हो जाएगा, सॉरी इसको काट दीजिए, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस 36 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाता -9/3, तो ये -3 हो जाएगा ना। और यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3/3, तो ये तो 0 ही हो गया, दिस इज 0। अगेन ये भी 0 हो जाएगा। अब s टू दी पावर 0 आप करिए, कितना हो जाएगा -3 इंटू 12 माइनस 0/-3, तो अगेन ये 12 हो गया और बाकी अदर साइड्स विल बी 0। तो आपके पास जो है, आप देखिए आपके पास क्या इक्वेशन आ रही है। अगेन अगर आप लिखें इसको, मैं अगर इसको सही से लिखूं तो आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास कितना आ रहा है, देखिए 1 6 12 3 9 0 3 12 0। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इट विल बी -3 0 0, दिस इज 12 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 साइन चेंज हो रहा है, +2 माइनस हो रहा है, देन -2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे
देयर इज टू साइन चेंज। टू साइन चेंज यानी कि इसका मतलब क्या है कि टू पोल्स हैं। जब भी टू साइन चेंज है तो टू पोल्स हैं इन RHS और सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। द सिस्टम इज अनस्टेबल। तो आंसर क्या आएगा, ये अनस्टेबल। मेरी मॉक टेस्ट की सीरीज पढ़िएगा कंट्रोल्स का, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, वो कर लीजिएगा। कंपेयर टू फील्ड इफेक्ट फोटो ट्रांजिस्टर बाइपोलर फोटो ट्रांजिस्टर आर। देखिए देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है 8th है ना, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोटो ट्रांजिस्टर के बारे में। फोटो ट्रांजिस्टर पूछा जा रहा है, दिस इज नॉट अबाउट द सिंगल ट्रांजिस्टर। फोटो ट्रांजिस्टर क्या होता है, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है which is able to sense the light level, which can easily sense the light level and alter the current flowing between emitter and collector according to the level of the light it receives। जैसे जैसे as soon as it receives the light, जैसे ये light receive करता है, इसमें it alters the amount of the current flowing between emitter and collector। कहने का मतलब ये it uses the ordinary NPN ट्रांजिस्टर ये यूज करता है, ठीक है, in order to convert light into current। ठीक है, लाइट को करंट में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करता है। मैंने फोटो डायोड पढ़ाया था। फोटो डायोड क्या करता है कि इट यूजेस अ पीएन जंक्शन डायोड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। ये ऑर्डनरी एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करता है, इसकी ये खास बात है ये, ठीक है। ये मुझे आप फोटो ट्रांजिस्टर का सिंबल आप कैसे बनाएंगे कमेंट सेक्शन में, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका जो इसकी प्रॉपर्टीज जो है, फेट यूनिपोलर होता है, बाइपोलर फोटो ट्रांजिस्टर, फेट वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है, यूनिपोलर होता है, और जो आपका एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो बाइपोलर होता है। क्योंकि यहाँ फोटो की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर होगा कि ये मोर सेंसिटिव होते हैं फेट के कंपैरिजन में, कंपेयर टू फेट जो बाइपोलर होते हैं। बाइपोलर के बारे में पूछ रहा है तो ये मोर सेंसिटिव होते हैं एंड फास्टर होते हैं, और कोई आंसर इसके लिए शो नहीं होगा। मोर सेंसिटिव एंड फास्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आउटपुट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट हैज। देखिए पहली बात तो जो आपका ई मॉसफेट होता है, याद रखिए ई मॉसफेट क्या होता है, इट वर्क्स बाय ऑल्टरिंग द विड्थ ऑफ द चैनल। ये कैसे वर्क करता है मॉसफेट, जो चैनल होती है इसकी विड्थ को चेंज करता है। इट वर्क्स बाय चेंजिंग और ऑल्टरिंग द विड्थ ऑफ द चैनल थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स electrons for n channel and holes for p channel occurs। movement of charge carriers occurs from source to drain, यही होता है ना। गेट उसमें इंसुलेटेड होता है, whose voltage, जिसका वोल्टेज जो होता है इट कंट्रोल्स द कंडक्टिविटी ऑफ डिवाइस। जो गेट वोल्टेज होता है इट कंट्रोल्स द कंडक्टिविटी ऑफ डिवाइस। अब हम बात करते हैं इन्हांसमेंट की। अगर मैं इसमें बोलूं इन्हांसमेंट में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं या अनब्रोके ये ब्रोकन होती हैं। यहाँ पे अगर ये गेट होता है, एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गेट टर्मिनल, ये सोर्स होता है, ये ड्रेन होता है। तो ये कौन सा चैनल है, ये है एन चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट। इन्हांसमेंट मॉसफेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इट इज यूज्ड एज द मोस्ट स्विचिंग, इट इज मेनली यूज्ड एज अ स्विचिंग एलिमेंट। ये स्विचिंग एलिमेंट की तरह यूज होता है इन मोस्ट ऑफ द मॉस आईसीज। मॉस में यूज होता है ये, और मेनली ये ऑफ डिवाइसेस होते हैं। मेनली दे ऑपरेट एट VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट पे ये ऑपरेट करता है। एंड आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि एट VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट नो चैनल एग्जिस्ट, कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। नो चैनल एग्जिस्ट टू कंडक्ट, नो चैनल एग्जिस्ट टू कंडक्ट करंट बिकॉज ऑफ द 0 VGS वोल्ट, ठीक है। तो सुटेबल VGS हमें फेड करना पड़ता है इन EMOS। वी हैव टू जस्ट induce the channel, we have to induce the channel by developing, by keeping or by developing the voltage greater than threshold voltage at gate terminal। ये होता है मेनली जो EMOSFET के बारे में बता रही हूँ कि जनरल इन्हांसमेंट जो होता है, मेनली इन्हांसमेंट का मतलब क्या है कि देयर इज अ राइज इन द ड्रेन करंट।
ओके करंट इसमें बढ़ती है बट मेनली नॉर्मली ऑफ डिवाइसेस होते हैं क्योंकि इसका VGS 0 वोल्ट होता है. देयर इज नो चैनल एग्जिस्टिंग on its own. We have to just induce the channel by developing the voltage somehow greater than the threshold voltage at the gate terminal. Suitable VGS आपको फेड करना पड़ता है in order to induce the channel. ठीक है. और ये जो आपका ओमिक रीजन होता है, ये ओमिक आपका लीनियर रीजन, इस ओमिक को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज लीनियर रीजन, जहाँ पे एम्प्लीफिकेशन होती है. इसमें क्या होता है कि जो ड्रेन करंट होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन VDS. ठीक है. और मेनली अगर मैं एन चैनल ई मॉसफेट की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है आउटपुट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, जिसमें आप कह सकते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द वैल्यू ऑफ VDS विद द चेंज इन ड्रेन वोल्टेज एंड VGS. यही होता है ना, वैल्यू ऑफ VDS विद चेंज इन ड्रेन करंट एंड चेंज इन VGS इन बोथ डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट मोड्स. तो इसका ये पूछ रहा है कि इसका आउटपुट VI कैरेक्टरिस्टिक का क्या ओमिक रीजन होता है? नहीं, ओमिक रीजन में जनरली क्या मैंने आपको बताया था कि ओमिक रीजन में जनरली VGS ग्रेटर देन VT होता है, और जो VDS होता है, जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होता है, ये ग्रेटर लेस देन पिंच ऑफ वोल्टेज होता है. द वैल्यू ऑफ VDS एट विच कांस्टेंट ड्रेन करंट फ्लोज इज नोन एज द VP. पिंच ऑफ वोल्टेज होता है ना, तो ये ओमिक रीजन होता है. सैचुरेशन में भी नहीं जाएगा. सैचुरेशन में क्या होता है कि अगेन सैचुरेशन में भी आपका VGS ग्रेटर देन VT होता है, बट VDS हैज टू बी समहाउ ग्रेटर देन दिस पिंच ऑफ वोल्टेज. ठीक है. सैचुरेशन में इट अकर्स एट द क्लोज स्विच. इसका राइट आंसर क्या होगा? एन ओमिक रीजन मतलब लीनियर रीजन की बात कर रहा है ये, एट लो वोल्टेज वैल्यू फॉलोड बाय अ सैचुरेशन रीजन एट हायर वोल्टेज. ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है इसका. तो इसका जो राइट आंसर होगा C होगा. डी में क्या कह रहा है? एन ओमिक रीजन एट लार्ज वोल्टेज वैल्यूज प्रिसीडेड बाय अ सैचुरेशन. क्या सैचुरेशन पहले आ जाएगा एट लोअर वोल्टेज? सैचुरेशन मींस क्या होता है? जहां पे IDS कांस्टेंट हो जाता है इन स्पाइट ऑफ एन इंक्रीज इन द VDS वोल्टेज. इफ आई चूज, मैं आपको बता दूं कि सैचुरेशन में क्या है. सैचुरेशन में आपका क्या होता है कि IDS कांस्टेंट हो जाती है. IDS बिकम्स कांस्टेंट इन नेचर इन स्पाइट ऑफ एन increase in VDS. ठीक है. एंड वंस VDS इज ग्रेटर देन VP, और वंस जिस VDS इज ग्रेटर देन VP टेक्स एज अ क्लोज्ड स्विच. ठीक है. तो इसीलिए पहले ओमिक रीजन आएगा, लीनियर रीजन आएगा, धीरे धीरे लो वोल्टेज वैल्यू पे, क्योंकि VDS लेस देन VP होता है, और फिर उसके बाद सैचुरेशन रीजन आएगा जहां पे VDS ग्रेटर देन VP होता है और IDS कांस्टेंट होता है. इतना अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, इतना कोई बताता नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बार इसको कराने से पहले खुद रीडिंग मारती हूँ, कंसल्ट करती हूँ, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ती हूँ, तब बताती हूँ, क्योंकि हम भी कब का पढ़ चुके हैं, बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, तो बार बार इंसान रिकॉल करे तो इजी रहता है. ठीक है. तो इसका C ऑप्शन. आप लोग पढ़ते नहीं है, व्यूज कम आते हैं, वही मुझे वो थोड़ा सा खराब लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज वैलिड. देखिए इसका ये MTBF है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर. दिस इज मीन टाइम टू फेलियर, दिस इज मीन टाइम टू रिपेयर. इसका जो राइट ऑप्शन है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका ये राइट आंसर है. MTBF mean time between failure is equal to mean time to failure and plus mean time to repair. ये एक रिजल्ट है जो आपको याद करना है. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रू ट्रांजिस्टर्स हैं. दो ट्रांजिस्टर्स हैं आपके पास. देयर आर टू ट्रांजिस्टर्स. दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ अल्फा. दैट मीन्स करंट गेन. डिफरेंट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट्स. डिफरेंट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास. One of them is germanium transistor and the other is a silicon transistor. यही है, इसी की बात हो रही है. Both the transistors have similar geometries and base width. दोनों की base width सेम है. The transistor जिसका lower gain bandwidth product होगा, उसे आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये सिलिकॉन होगा. सिलिकॉन का जनरली लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है. ठीक है. आपने पढ़ा होगा ना, गेन इनटू दिस बैंडविड्थ, ये कांस्टेंट होता है कोई भी. ठीक है. तो अगर आपको गेन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? 1/, बैंडविड्थ कर सकते हो. तो मेनली वो ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का आपने पढ़ा ही होगा कि कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है. मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जर्मेनियम की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की सिलिकॉन में कम होती है. या आप मुझे लिख के देंगे कि क्या होती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जर्मेनियम एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन, कमेंट सेक्शन में. ये मुझे चाहिए हो एज अ होमवर्क. ओके. ये आप मुझे सर्च करके बताएंगे.
तो इसका जो राइट आंसर है, जिसका लोअर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, वो सिलिकॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if TC, H and TM specify the cache access time, hit ratio and main memory access time, then the average access time is। देखिए सीधी सी बात है, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था कि एवरेज टाइम इज इक्वल टू H इंटू टी सी प्लस 1 माइनस एच ऑफ TM प्लस TC, ये रिजल्ट होता है। H क्या है मैंने आपको बताया, H इज व्हाट, इट इज हिट रेशियो। ठीक है, TC इज व्हाट, इट इज कैशे एक्सेस टाइम, कैशे एक्सेस टाइम। TM क्या है, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, दिस इज मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। ओके, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। H कितना है हिट रेशियो आपका, TC दिस इज 160 नैनो सेकेंड्स है, और H आपका 0.99 है, प्लस 1 माइनस 0.99 कर दीजिए। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है, 960 नैनो सेकेंड्स, और कैशे एक्सेस टाइम कितना है, 160 नैनो सेकेंड्स। अब आप इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.00 माइनस 0.99 कितना हो जाएगा, ये 0, एंड ये हो जाएगा 0.01 इंटू हाउ मच विल इट बी, 1120 नैनो सेकेंड्स, एंड प्लस मैं अगर 0.99 को, मैं 0.99 को 1 नहीं मान सकती, अगर मैं इसको 1 मानती हूँ, लेट अस सी, तो क्या आएगा, 160 प्लस 1120 डिवाइड बाय 100, so it will come out to be 160 and plus 11.2, so it will be 171.2, इतना आ रहा है 171.2। देखिए 256 इसमें ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे और ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा नियर अबाउट, क्योंकि यही इसके आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस। ये तो आपको पता ही होगा, किसका हाईएस्ट इनपुट इम्पीडेंस होता है, कॉमन एमीटर का मॉडरेट होता है, कॉमन बेस का लो इनपुट इम्पीडेंस होता है, हाई आउटपुट इम्पीडेंस होता है, इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है कॉमन कलेक्टर, तो इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चंस देखिए कैसे आ रहे हैं। एडवांटेज ऑफ राइट कॉपी बैक डेटा कैशे ऑर्गेनाइजेशन ओवर राइट थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, ये सीओ में पढ़िएगा, मैंने पढ़ाया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो लेस मेमोरी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है। जो राइट कॉपी करते हैं हम कैशे ऑर्गेनाइजेशन को ओवर राइट थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, उसका एडवांटेज क्या है कॉपी का, कि इसमें लेस मेमोरी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होता है, मेन मेमोरी की कंसिस्टेंसी नहीं होती है, कंटिन्यूएशन में मेन मेमोरी नहीं होता है, राइट एलोकेट ऑन राइट मिस ये भी नहीं होगा, हायर कैपेसिटी भी नहीं होगी, लेस मेमोरी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ई स्क्वायर प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका क्या आंसर होगा, इसमें कौन सा स्टोरेज एलिमेंट हम यूज करते हैं, देखिए 1 लाइन क्वेश्चन है। क्रॉस कपल्ड, नो। कैपेसिटर, फ्लिप फ्लॉप, नो, दिस इज आइसोलेटेड गेट ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट में जो हम इस रीड ओनली मेमोरी में जो स्टोरेज एलिमेंट यूज करते हैं, द एलिमेंट दैट स्टोर्स द मेमोरी विच इज यूज फॉर मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी लोकेशन को जो पॉइंट आउट करता है ना, तो वो आइसोलेटेड गेट ट्रांजिस्टर होता है, रिमेंबर। अब एक मैथ्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, द मॉड्यूलस पूछ रहा है। अगर मैं बोलूं कि दिस इज z, दिस इज 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आयटा ऑफ साइन अल्फा, आप इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, कितना आएगा ये, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस दिस विल बी योर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप देखिए, अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज आइडेंटिटी, सो दिस इज 1, this will be 2 cos alpha, so it will be under root 2 of 1 plus cos alpha। अब आपको पता है cos alpha is equal to 2 cos square alpha by 2 minus 1, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, ये 1 इधर चला जाएगा, सो
1 plus cos alpha is equal to 2 cos square alpha by 2. So it will be 2 cos square alpha by 2. So this will be the, what will be the answer? 2 cos alpha by 2. यही आंसर होगा. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन. क्वेश्चंस कैसे लगे हैं? देखिए मैं कितना टाइम देके पढ़ाती हूँ. थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तो जरूर किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ. मैं क्योंकि देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें नो नीड टू गिव एनी डेरिवेशन, मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ. लेकिन जिसमें आप ये कर सकते हैं, जिसमें बताने लायक है वो मैं आपको बता रही हूँ. थ्योरी भी आपने अभी तक ठीक से पढ़ी नहीं है. मैं देख रही हूँ 10 व्यूज आए हैं 2 दिन में. कम से कम वो थ्योरी तो पढ़ लीजिए. ये कोई पढ़ाता नहीं है इतने अच्छे से. ठीक है, टेक योर टाइम. थैंक यू.